हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम नंबर 2 है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक का सॉल्यूशन हमने देख रखा था, उसके आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चाहे किसी भी स्टेट की जेईई की एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए। तो अगर हम बात करें, आप मतलब आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इन ए लार्ज मशीन फ्लैट कॉपर स्ट्रिप। क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से कि इसमें बोला है कि फ्लैट कॉपर स्ट्रिप जो लगी होती है बड़ी मशीनों, उसको हम क्या जानते हैं, उसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है वाइंडिंग, ब्रशेस, राइजर, आइदर ऑफ दिस। तो देखिए, बड़ी मशीनों में जो फ्लैट कॉपर हम इस्तेमाल करते हैं, जो यूज करते हैं, उसका नाम होता है राइजर। उसका नाम क्या होता है? राइजर। यानी बड़ी मशीनों में तांबे की चपटी पट्टी को राइजर कहा जाता है। राइजर मुख्यतः कम्यूटेटर पर लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो फ्लैट कॉपर स्ट्रिप है उसी को हम क्या बोलते हैं? राइजर। और ये राइजर जो हमारा लगा होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछता है तो वो आपका लगा होगा कम्यूटेटर पर। किस पर लगा होगा? कम्यूटेटर पर लगा होगा। अब हमको पता है कम्यूटेटर डीसी मशीन में क्या काम करता है। कम्यूटेटर बेसिकली डीसी मशीन में यूज होता है। तो डीसी मशीन में काम क्या करता है ये? डीसी मशीन में इसका काम होता है कि यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जब ये जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम इसको मोटर में इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको याद रखना है, जनरेटर के केस का और मोटर के केस का क्या मतलब एक्शन है कम्यूटेटर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन अ डीसी मशीन आयरन लॉस कॉज। डीसी मशीन में लौह ह्रास का कारण होता है। यानी आयरन लॉस डीसी मशीन में किसके कारण से होता है? आयरन लॉस। अब देखिए, बेसिकली आयरन लॉस की अगर हम बात करें तो आयरन लॉस में आपके दो लॉसेस आते हैं। एक आपके पास ईडी करंट लॉस आता है, ठीक है, ईडी करंट। और एक हम बात करें तो फिर हिस्टेरिसिस आता है। इन दोनों को मिला के हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है आयरन लॉस। अब ये आयरन लॉस जो होता है किसी भी मशीन में फिक्स होता है, ये लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप याद रखिएगा कि आयरन लॉस जो होगा लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर हम बात करें तो जो आयरन लॉस है ये किसके कारण होता है, इसका क्या कारण है कि आयरन लॉस होता है हमारी मशीन में? तो आयरन लॉस होता है बेसिकली हीटिंग इन कोर। कोर में जो हीटिंग होती है, यानी क्रोड में जो तापन, जो हीटिंग होती है, उसके कारण से हमारा क्या होता है? आयरन लॉस होता है। सेकंड थिंग क्या है हमारे पास कि लेस इन इफिशियंसी। इफिशियंसी हमारे पास क्या होगी? अगर लेस हो जाए, कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? हमारी आयरन लॉस होगी। अब देखो, आप इस तरीके मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी मशीन में अगर लॉसेस होता है तो इफिशियंसी डाउन होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे किसी मशीन या फिर कहीं पे भी आप इनपुट मान लीजिए 100 दे रहे हो इनपुट, अब आपको आउटपुट मान लीजिए 90 मिला। इसका मतलब 10 क्या हुआ? बीच में खपत हो गया, बीच में खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये लॉस है। इसका मतलब है कि जब जब आपका लॉस बढ़ेगा तो ये जो इफिशियंसी यानी जो आउटपुट पे आपको मिल रहा है ये डाउन होगा। ठीक है, जब आउटपुट पे डाउन होगा तो इसका मतलब है इफिशियंसी आपकी होती क्या है? इफिशियंसी होती है आउटपुट बटे में इनपुट। तो आउटपुट अगर आपका डाउन होगा तो इसका मतलब है कि इफिशियंसी डाउन होगी। इफिशियंसी को डाउन ना होने देना है तो आपको लॉसेस में कम करना पड़ेगा, यानी लॉसेस किसी भी मशीन का, किसी भी जगह का कम करना पड़ेगा। तो लॉसेस आप कम करोगे तो फिर इफिशियंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। ओ सॉरी, लॉसेस कम होगा तो इफिशियंसी ज़्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जब भी मशीन में आयरन लॉस होता है तो इसका मतलब इफिशियंसी क्या होगी? कम होगी। इफिशियंसी क्या होगी? कम होगी। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर। देखिए, वेंटिलेटिंग एयर की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि स्टेटर है, फिर उसके बाद मान ले स्टेटर के बाद आपके पास आता है रोटर, जिसको हम डीसी मशीन में आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। इसके बीच में ना एक गैप होता है जिसको हम बोल देते हैं एयर गैप। क्या बोलते हैं? एयर गैप। जब भी आपका मशीन में आयरन लॉस होगा या फिर एयर गैप अगर हीट हो रहा है, एयर गैप अगर क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मशीन में आयरन लॉस
हो रहा है, मशीन में आयरन लॉस हो रहा है, आपको ये चीज़ समझना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डीसी मशीन में आयरन लॉस का कारण क्या क्या हो सकता है। तो हीटिंग इन कोर, लेस इनएफिशिएंसी एंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन इसका है कि डीसी मशीन में लौहरास यानी आयरन लॉस क्रोड में तापन यानी कि कोर हीटिंग में वृद्धि से होता है, जिससे हानि आई स्क्वायर आर बढ़ जाती है। जिससे जो लॉसेस है वो आई स्क्वायर आर बढ़ जाती है, वह मशीन की दक्षता कम हो जाती है, यानी मशीन की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और मशीन के स्टेटर और आर्मेचर के बीच, देखिए मैंने बोला ना, मशीन के स्टेटर यानी कि एक ऐसा पार्ट जो स्टेट हो, रोटेट ना करता हो, और आर्मेचर मतलब मशीन का वह भाग जो रोटेट करता हो, तो इनके बीच उपस्थित वायु यानी एयर गैप के मतलब वायु के ताप में भी वृद्धि होती है। अगर आप समझो ध्यान से तो इसका मतलब है कि जो एयर गैप में जो एयर प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जब आयरन लॉस आपकी अकर होगी, यानी आयरन लॉस किसी मशीन में हो जाएगी। तो क्लियर है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग, यानी आर्मेचर करंट आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो फिर आपको क्या रखना पड़ेगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि आरएफ, आरएफ का मतलब होता है कि फील्ड का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो, और आरए मिनिमम, आरए का मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस मिनिमम हो। ठीक है, सेकंड में क्या है कि आरए मैक्सिमम एंड आरएफ मिनिमम, यानी मैक्सिमम, सॉरी दोनों मैक्सिमम हो, या फिर दोनों यानी आर्मेचर का और फील्ड का रेजिस्टेंस दोनों को हम मिनिमम रख दें, या फिर आर ए मैक्सिमम आर एफ मिनिमम, ये करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए अगर आप कभी भी देखोगे ना, आर्मेचर करंट को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, वो भी कब, आर्मेचर एट स्टार्टिंग, क्वेश्चन में बोला है स्टार्टिंग में। अगर आप स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट को कंट्रोल करना चाहते हो तो आर्मेचर करंट कब कंट्रोल हो सकती है। आप समझ सकते हो कि करंट को कंट्रोल करना है तो बेसिकली डिपेंड करती है आर्मेचर रेजिस्टेंस पे या फिर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, लेकिन आर्मेचर करंट की बात की गई है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है तो आप जानते हो कि आर बराबर होता है वी बटे आई। अब आपको आई करना है कम तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है कि हमें करंट को कम करना, वो भी स्टार्टिंग, इसीलिए हम स्टार्टर का मतलब यूज करते हैं। स्टार्टर क्या काम करता है, स्टार्टर का काम होता है कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, यानी आर्मेचर करंट को लिमिट करना। अब आर्मेचर करंट को लिमिट करना यानी कि जो स्टार्टर है वो भी एक प्रकार का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, एक प्रकार का वेरिएबल यानी कि जिसके रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यानी स्टार्टिंग में कुछ और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, फिर जब रनिंग कंडीशन हो जाएगी तो उस टाइम कुछ और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा स्टार्टर। तो उसी तरह से स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग में वो क्या करता है, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। जब बढ़ा देता है तो आर्मेचर करंट स्टार्टिंग में क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा मोटर या फिर जनरेटर रनिंग कंडीशन में पहुंचता है तो उस टाइम यह वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर स्टार्टर अपने रेजिस्टेंस को धीरे धीरे डाउन करता है, तो फिर हमारी करंट रेटिंग के हिसाब से बढ़ जाती है। क्लियर है ये चीज़। तो स्टार्टिंग में आपको करंट को रिड्यूस करना है तो आर ए को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, एंड आर एफ आपको क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन कभी भी आपसे ये पूछे क्वेश्चन कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कम होता है, कितना होता है, तो आप हमेशा लो मान के चलना, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है कंपैरिजन जब भी करते हैं फील्ड रेजिस्टेंस से। क्योंकि फील्ड जो होता है ये संट वाला होता है, संट में कनेक्टेड होता है यानी पैरेलल में, जबकि आर्मेचर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। क्लियर है ना। तो देखिए अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो आंसर नंबर इसका जो दिया है वो डी दिया है, यानी आर्मेचर प्रतिरोध आर ए अधिकतम और फील्ड न्यूनतम बनाए रखने पर डीसी मशीन आरंभ होते समय आर्मेचर कम से कम
मतलब कि धारा का मतलब रखा जाता है और फील्ड प्रतिरोध का मान अधिक से अधिक रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ क्या है समझना है आपको कि जब भी स्टार्टिंग की बात की जाएगी, स्टार्टिंग की बात में यानी आरंभिक धारा को कम करने के लिए आरए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस को अधिकतम और फील्ड रेजिस्टेंस को न्यूनतम रखा जाता है। लेकिन सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कम से कम रखा जाता है और फील्ड प्रतिरोध का मान अधिक से अधिक रखा जाता है। देखो सामान्यतः, ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक आर्मेचर है उसका प्रतिरोध हमेशा हम क्या रखेंगे, कम से कम रखेंगे, मैंने बताया, और फील्ड रेजिस्टेंस का मान हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। अगर डीसी मशीन जनरेटर के रूप में कार्य कर रही है तो फील्ड प्रतिरोध का मान क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस के मान से सदैव कम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखिएगा कि डीसी मशीन अगर एक जनरेटर के रूप में एक्ट मतलब कि काम कर रही है तो फिर जो फील्ड रेजिस्टेंस बोले तो आरएफ आपका क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से सदैव कम होना चाहिए। सदैव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फील्ड वाइंडिंग विल बी ड्रॉन एट व्हाट डिग्री। तो फील्ड वाइंडिंग आपकी ड्रॉन की जाती है कितने डिग्री पर, यानी क्षेत्र वाइंडिंग कितने अंश पर खींची जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन आपका दिया है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए आयोग ने इसका जो आंसर माना है ना वो गलत माना, यानी नो आप कह सकते हो कि नन ऑफ दीज माना है, यानी कोई दिया ही नहीं है ऑप्शन में। इसका एक पांचवा ऑप्शन बना सकते हैं नन ऑफ दीज, तो इसको आयोग ने करेक्ट माना था। ठीक है, एसएससी जेई ये 22/01/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप समझो कि फील्ड वाइंडिंग, लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर ये वाइंडिंग आपकी कितने मतलब कि कैसे मतलब कि होती है कि 3 फेज वाइंडिंग है, सिंगल फेज वाइंडिंग है, कैसी वाइंडिंग है, अगर ये मेंशन रहे कि वाइंडिंग आपकी कौन सी है तो आप बता सकते हो आसानी से कि कितने डिग्री का कोण इनके बीच में बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर अगर सपोज 3 फेज बनता तो आपको पता है कि 120 होता है। अगर आपके पास सिंगल फेज बनता तो आपको पता है कि 2 वाइंडिंग है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ना यहाँ पे 3 फेज दिया है, ना सिंगल फेज दिया है, ना कोई चीज़ दी है, तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ध्यान से कि क्या कहा है कि नोट आयोग ने इसका उत्तर नो करेक्ट आंसर माना है। एकल फेज मतलब कि एकल कला यानी सिंगल फेज के लिए 90 डिग्री, 3 कला के लिए 120 डिग्री तथा एन फेज के लिए, मान लीजिए नंबर ऑफ फेज आपके पास एन है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो 360/9 कर देंगे हम, हमारा निकल जाएगा 360/9। यानी ये एन जो है ये क्या है, नंबर ऑफ फेजेस हैं, यानी कितने फेज आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितने फेज मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा मतलब वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आप लिख लो, इससे आप मतलब हमेशा मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द, यानी प्रतिकारित वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है, पोल शूज में, आर्मेचर कोर में, मेन फील्ड में, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। किस में लगाई जाती है आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ना ये आपकी लगाई जाती है पोल शूज में। किस में लगाई जाती है, पोल शूज में लगाई जाती है। ठीक है, पोल शूज में आपकी लगाई जाती है। ठीक है, कौन सी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब पोल शूज आपका कहाँ बना होता है डीसी मशीन में, आप देखोगे कि जो ये बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे बनाए, ठीक ऐसे, ये आपका बन जाता है पोल शूज। ये होता है पोल और ये जो हम बनाते हैं ये हमारा होता है पोल शूज, और यहीं पे हमारा क्या लगा होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम यहीं पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो हमारी लगी होती है वो आर्मेचर के साथ कनेक्ट होती है। आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्ट होती है, आपको पहले जानना है कि किसके साथ कनेक्ट होती है, आर्मेचर के साथ। और आर्मेचर के साथ अगर कनेक्ट होती है तो ये कनेक्ट होती है सीरीज में। कैसे कनेक्ट होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है, ये भी आपको बताना है, मतलब याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो क्या है कि जो आपके पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग है पोल शूज पर लगाई जाती है। ये लाइन आपको याद रखना है कि पोल शूज पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है। यह वाइंडिंग लार्ज डीसी मशीनों में लगाई जाती है।
यह बड़ी डीसी मशीनों में लगाई जाती है। इस वाइंडिंग का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ लोड का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोल दिया कि इसमें जो ये वाइंडिंग यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लोड का फ्लक्चुएशन यानी लोड बहुत ज़्यादा आपका वेरी कर रहा है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। या जहाँ पर क्विक रिवर्सल की आवश्यकता हो, जहाँ पे क्विक, ठीक है, जल्दी से रिवर्स आपका हो जाए, यानी एसी को डीसी में जल्दी से आप कन्वर्ट कर सको, वहाँ पे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर यह वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्रभाव को कम करती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, यह वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन को भी कम करती है। वो भी कौन से वाले? आर्मेचर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं आपके, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, एक डीमैग्नेटाइजेशन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसे क्या करती है? रिड्यूस करती है, या फिर उसके इफेक्ट को रिड्यूस करती है, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग कभी भी आपसे पूछे तो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग, अब जैसे ये आपके पास है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, चलो इस पे देख लेते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है तो देखो आर्मेचर रिएक्शन मतलब क्या कि फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का क्या इफेक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, हाँ, कि जो आपके पास फील्ड फ्लक्स है और एक आर्मेचर फ्लक्स है, तो फील्ड फ्लक्स पर या फिर मेन फ्लक्स पर, जिसको फील्ड फ्लक्स हम बोल रहे हैं, या फिर मेन फ्लक्स पर आर्मेचर का क्या इफेक्ट डालता है, यानी आर्मेचर का जो फ्लक्स है क्या इफेक्ट डालता है, उसी को आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इफेक्ट दो तरह का होता है। एक तो होता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, एक जैसे आर्मेचर रिएक्शन मतलब कि ये मान लीजिए फाई ए है, ये आपका फाई एफ है, फील्ड फ्लक्स जिसको, या फिर फाई एम कह सकते हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाए तो हम कहते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में बन जाए, यानी एक फाई ए यहाँ हो जाए और फाई एम ये से बन जाए, एक दूसरे के रिवर्स यानी 180 डिग्री पर हो जाएं, तो फिर हमारे पास क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में 90 डिग्री का एंगल बनता है और जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है उसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि इन अ डीसी जनरेटर वेव वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ मशीन, यानी डीसी जनरेटर में हम वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाइंडिंग किस तरह की डीसी मशीन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन को आप पहले ध्यान से समझो कि हाई वोल्टेज है और लो करंट है। मतलब ये है कि जहाँ पे हाई वोल्टेज होगा और लो करंट होगी, क्या वहाँ पे हम वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जहाँ पे हाई करंट और लो वोल्टेज होगा वहाँ पर, या फिर जहाँ पे दोनों हाई होगा यानी वोल्टेज भी हाई होगा करंट भी हाई होगी वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, या फिर जहाँ पे दोनों लो होगा यानी वोल्टेज भी लो होगा और करंट भी लो होगी तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ पे करेंगे इस्तेमाल, आपसे यही बोला जा रहा है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना ना, समझना है आपको कि वेव वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि सीरीज वाइंडिंग कैसी होती है? सीरीज वाइंडिंग होती है। कैसी होती है सीरीज वाइंडिंग? सीरीज वाइंडिंग का मतलब कि जैसे ये वाइंडिंग आप बनाए, ठीक है, सपोज ऐसे वाइंडिंग बनाए, ऐसे 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 करके आप ऐसे वाइंडिंग को पूरा घुमा के ले जा रहे हो पूरे सीरीज में एकदम। तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कहीं भी बात की जाती है कि कोई सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है आपको ध्यान से समझ जाना। आज के बाद आप भूलना नहीं, कहीं भी सीरीज कनेक्शन आपको दिखे तो आपको बता देना है कि वहाँ पे वोल्टेज की रेटिंग जो होगी वो क्या होगी? हाई होगी। वोल्टेज क्या होगा? हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि भाई सीरीज में रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हो। ऐसे सपोज सीरीज में ऐसे रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, अब मान लीजिए आर ए फिर ए आर ए, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो गए। तो आर ए क्या होगा कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब है कि जब भी मान लीजिए कि जैसे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे ध्यान समझना, जैसे एक रेजिस्टेंस मान लीजिए ऐसे लगाया था और ये एक वोल्टेज आपने ऐसे लगाया 220 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस आपने मान लीजिए बल्ब लगाया। अब इस बल्ब की रेटिंग जो है वो 110 वोल्ट है, तो ये आप दे रहे हो 220 वोल्ट, अब इसकी रेटिंग है 110 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट अगर इस पर लगेगा तो ये तो इसको मतलब कि क्या कर देगा? जला देगा।
तो इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। सपोज उसकी भी रेटिंग कितनी हो, 110 वोल्ट हो, तो 110 वोल्ट हो गई तो 220 अब डिवाइड हो जाएगा 110 वोल्ट पर और 110 वोल्ट पर। इससे क्या पता चलता है आपको, इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आप देखोगे ध्यान से कि 220 वोल्ट था, लेकिन हमने सीरीज में जब भी कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस को एक, तो हमारा वोल्टेज का डिवाइडेशन हो गया। इसका मतलब वोल्टेज की रेटिंग बढ़ गई, वोल्टेज की रेटिंग बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ एक था तो हमने 220 वोल्ट लगा रहा तो वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे हमने दो लगा दिया तो हमारे वोल्टेज की रेटिंग बढ़ा के यूज कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए जो दूसरा लगाए वो 220 का लगा सकते हैं, तो ये 220 जो होगा वो तो फिर इसी के पास आ जाएगा ना, इसके पास कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आपको 330 लगाना पड़ेगा। तो वोल्टेज की रेटिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी जब आप सीरीज कनेक्शन करते हो। अब देखो सीरीज कनेक्शन करने से, जैसे सपोज सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, पहले मान लीजिए कि एक आर था फिर दूसरा आर जोड़ दिए, तो पहले जब एक आर था तो करंट कुछ ज़्यादा रही होगी, जब दो आर हो गए तो 2R हो गया हमारे पास। 2R का मतलब क्या होगा, करंट को कम कर देगा। ये करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब करंट को कम कर देगा, इसका मतलब जब भी हम वेव वाइंडिंग को डिज़ाइन करते हैं, वेव वाइंडिंग डिज़ाइन करते हैं तो वो हाई वोल्टेज के लिए होती है और लो करंट के लिए होती है। क्यों? मैंने बता दिया आपको कि हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? उसके बाद कभी कभी आपसे पूछता है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि समांतर वाइंडिंग, पैरेलल वाइंडिंग जिसको आप बोल सकते हो। पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है, करंट की रेटिंग आप इंक्रीज कर सकते हो, करंट की रेटिंग को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, और वोल्टेज कम कर सकते हो, यानी वोल्टेज को डाउन कर सकते हो आप। तो लैप वाइंडिंग जब भी आप डिज़ाइन करोगे, ध्यान से समझना कि लैप वाइंडिंग की बात होगी तो वहाँ पे हाई करंट होगा, लो वोल्टेज होगा। जहाँ पे वेव वाइंडिंग की बात होगी वहाँ पे हाई वोल्टेज होगा, लो करंट होगी। इन दोनों में एक चीज़ और है कि कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि जो हम वेव वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं उसमें पैरेलल पाथ कितने होते हैं, वेव वाइंडिंग बोला गया है। तो देखो वेव वाइंडिंग तो सीरीज वाइंडिंग है, इसमें सिर्फ दो ही मतलब पार्ट होंगे, एक फेज होगा एक न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो इसमें दो होंगे। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, दो होंगे। लेकिन एक पैरेलल वाइंडिंग है तो पैरेलल वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ पोल्स आप इस्तेमाल करोगे उतना ही आपके पास वाइंडिंग होनी चाहिए। यानी कि इसमें होगा ए बराबर पी, ए बराबर पी, यानी कि जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इस्तेमाल होंगे इसमें। ठीक है, तो करेक्ट होगा आपका, याद रखिएगा। वेव वाइंडिंग के लिए ए बराबर 2 रख देना आप, और इसके लिए ए बराबर पी रखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज आपको मिलेगा और पैरेलल में आपको, यानी कि जो लैप वाइंडिंग है उसमें आपको लो वोल्टेज मिलेगा, लो वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये डीसी शंट जनरेटर इज, डीसी शंट जनरेटर जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है। ऑप्शन आप देखिए क्या है, सेल्फ एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड, या फिर सेपरेटली एक्साइटेड। अब देखिए जो शंट जनरेटर होता है, देखिए हम हमेशा एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, जनरेटर होगा या मोटर होगा उसमें हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये एक्साइटेशन या तो सेल्फ होगा या फिर सेपरेटली होगा। सेपरेटली का मतलब होगा कि बाहर से कोई सोर्स लगाएंगे, बैटरी वगैरह लगा के उसको एक्साइट करेंगे, फिर वो अपने आप चलने लगेगा। ठीक है, या फिर उसमें ही कुछ मैग्नेटिज्म बचा लें हम, जो आपके पास जनरेटर हो, जैसे शंट जनरेटर है, कोई भी जनरेटर हो, उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा लें हम, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जब बच जाएगा तो इसका मतलब वो जिस जनरेटर में ऐसा प्रोसेस होगा उस जनरेटर को हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आपका किस में बचेगा, तो आपके पास है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आपका मतलब प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये आपका क्या होगा, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है कि डीसी शंट जनरेटर स्वतः उत्तेजित होता है, यानी सेल्फ एक्साइटेड होता है, यह अपने ही शंट फील्ड के द्वारा उत्तेजित होता है, यह अपने ही शंट फील्ड, यानी कि जैसे जनरेटर आपने बनाया, सपोज ये जनरेटर आपने बनाया तो इसके शंट में हम लोग एक वाइंडिंग करेंगे ऐसे। ठीक है, एक सीरीज वाइंडिंग रहती है, तो इसी के कारण इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, इसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ये शंट जनरेटर क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा हुआ है कि डीसी शंट जनरेटर लगभग स्थिर वोल्टता प्रदान करने वाली जनरेटर होती है। यानी कि जो डीसी शंट जनरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, वह क्या होगा कि एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल बैटरी आवेशन और प्रत्यावर्तक के उत्तेजन में किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखिएगा कि बैटरी चार्जिंग में कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बैटरी की जो चार्जिंग करते हैं हम, वो कौन सा जनरेटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी चार्जिंग में हम इस्तेमाल करते हैं डीसी शंट जनरेटर का। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है जो कई बार पूछा गया है कि जैसे अल्टरनेटर आपके पास है, अल्टरनेटर है या फिर सिंक्रोनस मोटर है, उसमें आप देखोगे कि जो रोटर उसका होता है, उसके रोटर को ना हम अलग से डीसी सप्लाई देते हैं। वो अलग से जो डीसी सप्लाई दी जाती है वो किससे दी जाती है, यही बोला जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि किससे दी जाती है, तो वही आपके पास होता है डीसी शंट जनरेटर। तो इम्पॉर्टेंट है कि एक्साइटेशन के लिए, यानी कि जो अल्टरनेटर है उसके एक्साइटेशन के लिए हम डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे, और बैटरी के चार्जिंग के लिए भी हम शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, इन ए डीसी सीरीज जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज विथ इंक्रीज इन लोड विल। यानी कि आपके पास एक डीसी सीरीज जनरेटर है, द टर्मिनल वोल्टेज विथ इंक्रीज इन लोड विल बी। अगर आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लोड क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज ग्रेजुअली एंड देन स्टे एट रेटेड वोल्टेज, इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन मे बी डिक्रीज, रिमेन नियरली कांस्टेंट, क्या होगा, आपसे यही बोला जा रहा है, बताइए फटाफट। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा ना, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन मे डिक्रीज, इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन मे बी डिक्रीज। तो सीरीज जनरेटर में, मतलब कि सीरीज जनरेटर में अगर हम बात करें कि जब आपका लोड क्या होगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर लोड क्या होगा कि इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज तक तो लोड क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या हो सकता है कि वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या है। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका है, डीसी मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डीसी सीरीज जनरेटर में भार बढ़ने पर, यानी लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज निर्धारित वोल्टता तक बढ़ेगा। अगर लोड हम बढ़ाएंगे तो जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज है वो रेटिंग वोल्टेज तक बढ़ेगा और फिर घट सकता है, मतलब कि कंफर्म नहीं है लेकिन घट सकता है, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि डीसी सीरीज जनरेटर का जो वोल्टेज नियामक, यानी अगर हम बात करें कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इसका होता है ऋणात्मक, ठीक है। निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अगर कभी आपसे पूछे कि किस जनरेटर का होता है, तो आपको फट से नाम ले देना है डीसी सीरीज जनरेटर, यानी सीरीज जनरेटर का। वो भी डीसी सीरीज जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, निगेटिव। इस जनरेटर का जो वोल्टेज नियमन, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है, सबसे खराब होता है। सबसे खराब किसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा होगा, वो सीरीज जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर। सबसे अच्छा किसका होता है, तो शंट जनरेटर। कभी भी जैसे इसमें अगर पूछें तो शंट जनरेटर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ए डीसी सीरीज जनरेटर इज, यानी कि एक सिंपल मेथड क्या होगा अगर वोल्टेज को इंक्रीज करना हो डीसी जनरेटर का। तो ऑप्शन क्या है, टू डिक्रीज द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्मेचर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल मेथड है कि कैसे आपको इंक्रीज करना है। अब आप समझिए, एक सिंपल मेथड की बात करें कि जनरेटेड वोल्टेज को कैसे आप इंक्रीज करोगे, तो आपको देखना होगा पहले कि फॉर्मूला क्या है। ईजी बराबर हम पढ़ते हैं P5ZN अपॉन 60A। अब इसमें देखिए आपको ध्यान से समझना है,
नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे तब भी जनरेटेड ईएमएफ बढ़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, जब भी कोई मशीन डिज़ाइन होती है ना, वो ये फिक्स कर देते हैं, फ्लक्स फिक्स नहीं रहता लेकिन जेड आपका फिक्स हो जाता है। और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इसलिए फिक्स हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि कौन सी वाइंडिंग करने वाले हो उस मशीन में, वेव या फिर लैप। आपके पास से जो ईजी है ना, ये यानी जनरेटेड ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फाई के और एन के। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो फाई को बढ़ा लो या फिर क्या करो, स्पीड को बढ़ा लो, रोटेशन की जो स्पीड है उसे बढ़ा लो, तो आपका जो जनरेटेड ईएमएफ है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो हमारे पास जो है ईजी, देखिए फाई वाला तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो एन दिया यानी स्पीड दिया है, तो स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, यानी इंक्रीज इन वोल्टेज उस बढ़ जाएगा डीसी जनरेटर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हो यहाँ से कि एक डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने की सबसे सरल विधि की घूर्णन गति को बढ़ा दी जाए, यानी स्पीड ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर दें, क्योंकि डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज का जो फॉर्मूला यह है, और अर्थात गति को बढ़ाने पर ईजी का मान बढ़ सकता है, तो ईजी प्रोपोर्शनल एन, ये मैंने आपको बता दिया, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, A consideration of power losses in electrical machine is essential for which of the following reason, यानी वैद्युत मशीन में शक्ति ह्रास पर विचार निम्न में से किस कारण से अति आवश्यक है। तो देखिए जो शक्ति ह्रास पावर लॉस हो रहा है वो किसके कारण से होगा, उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण मतलब पावर लॉस होता है। चलिए देखते हैं अभी, टेम्परेचर राइज के कारण तो होता है, वोल्टेज ड्रॉप के कारण होता है। तो जो डी ऑप्शन दिया ये करेक्ट है, यानी तो आपको बताना है किसके कारण होगा। तो करेक्ट आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑपरेटिंग कास्ट के कारण भी आपका जो पावर लॉस है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तब भी पावर लॉस इंक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तब भी पावर लॉस इंक्रीज होगा। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी विकल्प सही हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि वैद्युत मशीन में शक्ति हानि पर विचार संचालन लागत, तापमान वृद्धि, वोल्टतापात सभी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि पावर लॉस होने से ये सभी बढ़ते हैं। पावर लॉस अगर होगा तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए देखिए आपको पता है ना, पावर लॉस होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। पावर लॉस अगर ज़्यादा होगा तो, पावर लॉस ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए आपको याद रखना है कि इन चीज़ों को आपको कम करना है, जिससे आपका जो पावर लॉस है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इन ए डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, डीसी मशीन में जो टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपको यही बताना है। अब देखिए फ्लक्स के, आर्मेचर करंट के, या फिर दोनों के, या नन ऑफ दिस। तो देखिए अगर हम बात करें टॉर्क की, टॉर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, यही होता है, एफ इंटू डी होता है। एफ बेसिकली क्या है, फोर्स है, डी क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है। लेकिन आप देखोगे तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझें, ठीक है, तो एफ जैसे मैकेनिकल में फोर्स होता है वैसे इलेक्ट्रिकल में फोर्स क्या होता है, ईएमएफ होता है, ईजी होता है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी जो भी होगी, ठीक है, डिस्टेंस आपकी जो भी होगी, इसको हम मान लेंगे, चलो रेडियस आर है हमारा, कोई डिस्टेंस होगी, तो टी बराबर यानी रोटेशन पर मिनट जो भी कर आरपीएम में हम मान लें, चलो स्पीड मान लेंगे इसको, तो टा बराबर मतलब कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इजी इंटू आर हो जाएगा। तो इजी, अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो टी की सॉरी इजी क्या होता है आपको ये पता है, ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ क्या होता है, पी फाई जेड एन अपान 60 ए होता है, यही तो होता है ईजी। उसके बाद अगर हम बात करें टी बराबर होता है ईजी इंटू आई ए, जैसे कि हम बात करें एफ इंटू आर होता है, आर जो होती है वो डिस्टेंस होती है रोटेशन की, यहाँ पे हमारे पास रोटेशन नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, करंट होगी, तो इसलिए टाउ बराबर यानी कि जो बल आघूर्ण है वह हमारा क्या होगा, ईजी इंटू आई ए होगा, और ईजी की जगह हम ये रख देंगे पी फाइव जेड एन अपान 60 ये रखेंगे, तो आप देखेंगे कि टाउ बराबर क्या होगा, पी फाइव जेड एन अपान 60 ए इंटू आई ए,
यहाँ से आपको ये कांस्टेंट मिलेगा, ये सारी सारी चीज़ें कांस्टेंट मिल जाएंगी, तो टाउ बराबर आपको मिलेगा के फाई आई ए। आप देखो कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलता है, के फाई आई ए आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है दोनों पर, यानी कि फ्लक्स पर भी और आर्मेचर की करंट पर भी, दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए तो क्या है, अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे डीसी मशीन में बल लागू फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों का समानुपाती होता है। टी बराबर के फाई आई ए, यानी टी प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए। तो जो बल आघूर्ण होता है, टॉर्क होता है, वो बेसिकली दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है द परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज आल्सो नोन एज, यानी अस्थाई चुंबक उत्तेजन को क्या कहा जाता है। परमानेंट मैग्नेट के एक्साइटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, शंट एक्साइटेशन। ऑप्शन फिर देखते हैं इधर, ऑप्शन क्या है, सीरीज एक्साइटेशन, सेपरेट एक्साइटेशन और कंपाउंड एक्साइटेशन। अब देखिए, अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको याद रखना होगा कि जैसे परमानेंट मैग्नेट का एक्साइटेशन, जैसे आपको थोड़ी सी मतलब ये सोचना है कि अल्टरनेटर आपने पढ़ा है, अल्टरनेटर जैसे ही आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे जो हम रोटर है उसको एक्साइटेशन देते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो रोटर है उसे हम क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। रोटर को हम लोग क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो इस रोटर को एक्साइटेशन हम देते हैं किससे, सेपरेटली एक्साइटेशन से। कैसे देते हैं, सेपरेटली से, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी जोड़ देते हैं, सेपरेटली एक्साइटेशन देते हैं। इसलिए परमानेंट मैग्नेट का एक्साइटेशन जो होता है वो क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए अस्थाई चुंबक उत्तेजन को पृथक उत्तेजन भी कहा जाता है, यानी अस्थाई चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट के जो एक्साइटेशन है उसे हम सेपरेटली एक्साइटेशन भी कहते हैं। और परमानेंट मैग्नेट के एक्साइटेशन छोटी मशीनों में यूज किए जाते हैं। तो आपको याद है कि परमानेंट मैग्नेट का जो एक्साइटेशन वो कैसे, बड़ी मशीनों में कि छोटी मशीनों में, तो छोटी मशीनों में यूज किए जाते हैं। अब देखिए अस्थाई यानी कि परमानेंट मैग्नेट उत्तेजन वाली मशीनों में फ्लक्स कंट्रोल मेथड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें परमानेंट फ्लक्स भी डेवलप होगा, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आपको हमेशा बताना है कि जो परमानेंट मैग्नेट है वो फ्लक्स कंट्रोल पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस उत्तेजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि फ्लक्स जनरेटेड करने के लिए लगातार पावर की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि जो आपको इसमें जो फ्लक्स जनरेट करना है इसे बार बार आप जनरेट नहीं करना, एक बार जनरेट हो गया फिर उसके बाद आप काम करो, ये आपके पास ऑलरेडी बना रहेगा हमेशा। ठीक है, आपको बार बार जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर। इंटरपोल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, आपसे यही बोला जा रहा है। तो देखिए क्या है आपके पास, पहला क्या है कि नलीफाई द रिएक्टेंस वोल्टेज, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, देखिए जो फंक्शन इंटरपोल, इंटरपोल बेसिकली क्या करता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस करता है। ठीक है, नलीफाई यानी उसको क्या करता है, नलीफाई यानी उसको एकदम समझ जाओ खत्म करता है, उसके बाद रिड्यूस करता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को, यानी दोनों चीज़ों को खत्म करने के लिए हम लोग इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है इंटरपोल का काम। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो क्या है, देखिए अंतर्ध्रुव यानी कि इंटरपोल का कार्य प्रतिघात वोल्टेज शून्य करना है, यानी नलीफाई यानी खत्म करना है उसको, और क्रॉस चुंबकन प्रभाव को घटाना होता है। ये दो काम होते हैं किसके, इंटरपोल के। इंटरपोल को कम्यूटेटिंग पोल या फिर कंपोल कहा जाता है। दो चीज इसका नाम अभी पढ़ा, कम्यूटेटिंग पोल या फिर कंपोल कहा जाता है। इंटरपोल सदैव इंटरपोल रीजन अर्थात क्यू अक्ष पर लगे होते हैं। क्यू अक्ष कौन सा होता है, जैसे
क्यों? अच्छा, आपका जैसे ये आपका मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसके बीच में जो आपके पास एक्सिस होगा उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर एक्सिस बोलते हैं। क्वाड्रेचर एक्सिस यानी दो पोल्स के बीच में जो एक्सिस आपकी बनती है वो क्या होती है? क्वाड्रेचर एक्सिस होती है। और दो पोल्स के एकदम ऐसे सीधे सीधे डायरेक्टली बन जाए तो उसको हम बोलते हैं डी एक्सिस, जिसको आप डायरेक्ट एक्सिस बोलते हो। तो आपके पास जो क्यू एक्सिस यानी कि क्वाड्रेचर एक्सिस है वो क्या होगी? दो पोल्स के बीच में आएगी। ठीक है, तो क्यू एक्सिस पर लगे होते हैं। अब ये चीज़ आपको याद रखना कि इंटरपोल जो होगा वो कहाँ पे लगा होगा? क्यू अक्ष पर लगे होते हैं। इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इंटरपोल में हम जो वाइंडिंग करते हैं वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। किसी भी जनरेटर में इंटरपोल की पोलरिटी रोटेशन की दिशा में चलने पर मिलने वाली मेन पोल के समान होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन एक ये भी लिखा है कि मान लीजिए जनरेटर में अगर हम बात करें, इंटरपोल की जो पोलरिटी होगी रोटेशन की दिशा में चलने पर, अगर रोटेशन जिस दिशा में चल रहा उसी दिशा में चलने पर जो मेन पोल की मतलब पोलरिटी होगी उसी के समान इसकी भी पोलरिटी बनती जाएगी। ठीक है, इसलिए ये हमेशा क्या करता है? रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या करता है? रिड्यूस यानी कि नलीफाई कह सकते हैं, यानी कि जीरो करता है, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को भी कम करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर जनरली फाइंड एप्लीकेशन इन, यानी वैद्युत यांत्रिक वोल्टेज नियामकों का साधारणतः कहाँ उपयोग किया जाता है? साधारणतः कहाँ उपयोग किया जाता है, यही आपसे बोला जा रहा है। ऑप्शन क्या है? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, सभी विकल्प सही हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर यही आपसे बोला है, किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जनरेटर में। किस में किया जाता है? जनरेटर में। ठीक है, जनरेटर में किया जाता है। तो विद्युत यांत्रिक वोल्टेज नियामकों का साधारणतः जनरेटर में उपयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य इच्छित वोल्टेज स्तर प्रदान करना होता है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है कि आपके हिसाब से आपकी इच्छा अनुसार वोल्टेज स्तर को प्रदान करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगर हाँ आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका सब्सक्राइब करना थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ यार सब लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चाहो तो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।